मैं ओवरवेट भी था मैंने एक महीने में 13 kgs मैंने अपना लूज किया। मैंने ये एक्सपीरियंस करी है कि सिविल सर्विसेज से इसमें कंपैरेटिवली कंपटीशन कम है और ये कंपैरेटिवली ज़्यादा डुएबल है एज कम्पेयर टू CDS भी, एज कम्पेयर टू सिविल सर्विसेज भी। पेपर 2 में ऐसा क्या कर दिया कि 109 मार्क्स आ गया और पेपर 1 में कहाँ गलतियाँ रहेगी? उसके जितने भी पार्ट्स हैं, दैट इज एसे, आर्गुमेंट, प्रेसी राइटिंग, इवन दो ग्रामर, आपको सभी पार्ट को ना अलग इंडिविजुअली देखना पड़ेगा। AVKS एकेडमी की टेस्ट सीरीज देखी पेपर 2 के लिए, इट हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि इसका जो एवेल्युएशन मुझे मिला था, मैं गलती कर रहा था स्टार्टिंग में, आर्गुमेंट्स में मैं पॉइंट्स कम लिख रहा था, मुझे एवेल्युएशन में मिला था कि पॉइंट्स ज्यादा लिखे टू फैच मोर मार्क्स, एंड आई हैव ऑलरेडी डिड दैट द सेम थिंग। NCERTs ऑल टोटल चीज आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, आपको एडवांस लेवल पे जाना ही पड़ेगा। ग्रामर 25 का है आपका, प्रेसी 15 का, वो कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स का है। ये ऐसे पोर्शन है जो कि बहुत ही कम टाइम लेते हैं लेकिन बहुत ही अच्छे स्कोर करवा सकते हैं आप। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू AVKS एकेडमी। मैं नवीन शोगंदा एक बार फिर से स्वागत करता हूं AVKS के इस प्लेटफॉर्म पे। एज यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड ए कैंपेन CAPF पहचान, इट्स ए CAPF अवेयरनेस प्रोग्राम। और आज हमारे साथ हमारे एक स्टूडेंट हैं मयंक सिंह, जिन्होंने UPSC CAPF AC 2024 एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 210 हासिल की है। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इनके गाँव से ये पहले ऑफिसर हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात है इनके बारे में कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि पेपर 2 को लेके काफ़ी परेशान रहते हैं, और इन्होंने पेपर 2 में 109 स्कोर हासिल किया है। ऑलमोस्ट टॉपर्स आप बोल सकते हो, पेपर 2 के टॉपर रहे हैं लगभग। आई डोंट हैव एग्जैक्ट डेटा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही 1 या 2 कैंडिडेट होंगे जिसके इससे ज़्यादा नंबर होंगे। वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट्स में से आप बोल सकते हैं पेपर 2 के रिगार्डिंग। तो आप बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के डाउट रहते हैं लास्ट मोमेंट पे, पेपर 2 मेरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है सर, या पेपर 2 को मैं कैसे मैनेज करूं, उसमें कौन सा पार्ट है जिस पे मुझे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मीनवाइल थोड़ा हैरानी वाली बात यह भी थी कि पेपर 1 का स्कोर पेपर 2 से कम है, तो उस बारे में भी बात करेंगे। और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा पेपर 1 अच्छा नहीं गया होता तो हम कहीं ना कहीं हौसला डाउन कर देते हैं, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। इन्होंने पेपर 1 एवरेज गया, लेकिन उसके बाद भी पेपर 2 में अपना बेस्ट दिया और पेपर 2 में पेपर 1 से ज़्यादा नंबर लेके आए। तो काफ़ी अच्छी कन्वर्सेशन रहने वाली है। चलिए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। हेलो मयंक, हाउ आर यू? हाय सर, आई एम फाइन सर। अपने बारे में बताइए पहले, सबसे पहले कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और फिर हम इस जर्नी के बारे में बात करेंगे। सर फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग मी, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर, एंड I would like to thank AVKS Academy for their unwavering support and constant guidance throughout this journey. Secondly, sir, I belong to a city Khurja in the state of Uttar Pradesh. I have completed my primary and secondary education from Khurja itself. And उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी BA ऑनर्स ज्योग्राफी करी है शहीद भगत सिंह कॉलेज से। And since my graduation, I have been preparing for civil services examination and CAPF examinations. Okay, तो CAPF के बारे में कहाँ से माइंड में आया सबसे, क्योंकि CAPF के बारे में बहुत कम लोगों को अवेयरनेस रहती है। आपके एरिया में मैं जानना चाहता हूँ कि CAPF के बारे में लोगों को पता है, या आपको पता है या नहीं पता था पहले? सर फॉर दी असिस्टेंट कमांडेंट और जो भी CAPF की फोर्सेज हैं, उनके लिए मैं बहुत स्टार्टिंग से इंक्लिनेशन था मेरा, क्योंकि मेरे फादर जो है वो सब इंस्पेक्टर हैं UP पुलिस में, एंड मैं बहुत ही स्टार्टिंग से उनकी वर्किंग देखता आया हूँ। तो मेरा इंक्लिनेशन हमेशा एक यूनिफॉर्म सर्विस के लिए रहा है। राइट। एंड सिविल सर्विसेज में भी मेनली मेरा जो एक प्रायोरिटी रही हमेशा IPS के लिए रही है। एंड जो असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट है वो मोर और लेस इक्विवेलेंट ही होती है, उनकी वर्किंग भी मोर और लेस एक जैसी ही होती है। राइट। तो हमेशा से मेरा एक मन था CAPF में ज्वाइन करने का। सेकेंडली हालांकि ये एक चीज़ है कि असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट जो है, मैं मानता हूँ उसका एक खुद का रिदम है, खुद की ग्रेविटी है, बट उसको उतना रिकग्निशन नहीं मिलता है। एंड बात करें मेरी एरिया की भी, तो फोर्सेस को तो एज अ जैसे BSF लोग जानते हैं, BSF लोग जानते हैं 5 फोर्सेस को, बट उनकी हायरार्की, उनकी पोस्ट जो है वो कम जानते हैं, क्योंकि जो भी मेनली प्रिपेयर करते हैं वो या तो SI पोस्ट के लिए या फिर थोड़े नीचे पोस्ट के लिए, हेड कांस्टेबल फोर्स के लिए करते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट के अब ज़्यादा लोग जाने लगे, जैसे लोग ज़्यादा प्रिपेयर करने लगे और CAPF का एज एन एग्जामिनेशन ज़्यादा एक रीच आउट हो रही है। तो थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है कि ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है करियर बनाने की। एंड मैं ये मानता हूँ सर कि जो एक CAPF की फोर्स और असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट है, इसका खुद का एक रिदम है। एंड इसको जैसे कि बहुत बच्चे ये गलती करते हैं कि इसको जो सिविल सर्विसेज की अदर एग्जामिनेशन प्रिपेयर करते हैं, वो इसको एज अ बैकअप प्लान मान के चलते हैं। हाँ, मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसा रहता है कि ये बैकअप है सर मेरा। जी सर। बट
जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से इसमें सीखा है कि ये बैकअप नहीं हो सकता, क्योंकि इट इज़ एज हार्ड एज द सिविल सर्विसेज। और मैं पर्सनली अगर कहूँ तो इसमें ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ हैं सिविल सर्विसेज के कंपैरिजन में, बिकॉज कहने को तो इसमें तीन ही स्टेजेस हैं, लाइक रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल, मेडिकल एंड इंटरव्यू। बट अगर इसको और सेग्रीगेशन करते हुए देखें, हम डिसइंटीग्रेट करें, तो पेपर 1 दैट इज ऑब्जेक्टिव, पेपर 2 दैट इज सब्जेक्टिव पेपर, एंड दोनों के ही अपने हार्डशिप्स हैं। राइट। एंड बात करें फिजिकल एंड मेडिकल की, तो जैसे कि इस बार ही देखा गया है कि अराउंड 3200 स्टूडेंट्स ने क्लियर करा था रिटन एग्जामिनेशन, एंड इंटरव्यू के लिए 1500 के आसपास लोग थे। 1500 के आसपास लोग कॉल किए गए थे, यानी कि अराउंड 1500 आधे बच्चे तो फिजिकल एंड मेडिकल में ही सॉर्ट आउट। 1700 लोग अलग वो बाहर हो गए थे फिजिकल मेडिकल में। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके सभी स्टेजेस को ना अपनी रेस्पेक्ट देनी चाहिए, उनके लिए इंडिविजुअली प्रिपेयर करना चाहिए, तभी ये अपने ग्रिप में आएगा। राइट। लेकिन क्या डुएबल है? मतलब आपने एक बात इस पर मेंशन की कि एग्ज़ाम इज़ हार्ड इक्विवेलेंट टू सिविल सर्विसेज, लेकिन डुएबल लगता है? क्योंकि लोगों को सिविल सर्विसेज डुएबल नहीं लगता है बहुत सारे लोगों को। सर, उसमें एक चीज़ मैंने ये एक्सपीरियंस करी है कि सिविल सर्विसेज से इसमें कंपैरेटिवली कंपटीशन कम है, और ये कंपैरेटिवली ज़्यादा डुएबल है एज कम्पेयर टू CDS भी, एज कम्पेयर टू सिविल सर्विसेज भी। इफ़ कोई कैंडिडेट जो सीरियसली इसकी प्रिपरेशन कर रहा है और हर स्टेजेस को अपनी रिस्पेक्ट दे रहा है, अपना टाइम दे रहा है, वो बहुत ईजिली तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत प्रैक्टिकली वो अप्रोच कर सकता है, और वो डुएबल है एग्जाम। पेपर 2 के बारे में बताओ, इतना स्कोर कैसे लिया है? पेपर 1 का क्या स्कोर है? सर, पेपर 1 का मेरा अराउंड 104 था, और पेपर 2 का? पेपर 2 का 109 था सर। पेपर 2 में ऐसा क्या कर दिया कि 109 मार्क्स आ गया, और पेपर 1 में कहाँ गलतियाँ रह गई? चलो पेपर 1 के बाद में बात करेंगे, पेपर 2 के बारे में बताओ। तो स्टूडेंट्स बहुत डायलेमा में रहते हैं पेपर 2 को लेके कि एज वी नो दैट ऑल्सो कि इट्स वेरी सब्जेक्टिव, और अपने बारे में बताओ फिर पेपर 2 को कैसे मैनेज किया? सर, जैसे कि हर बच्चों का एक वीक पॉइंट होता है, तो मेरा भी एक वीक पॉइंट था पेपर 2। मतलब ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन तो मैं टैकल कर लेता था, मतलब मुझे लगता था कि हाँ GS जो बेसिक GS है मुझे आती है, बिकॉज मैं सिविल्स की भी प्रिपरेशन करता हूँ, तो मैं शायद टैकल कर लूँगा। तो और यही कारण रहा कि मैं जो पेपर 1 है उसको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया जितना देना चाहिए था, लेकिन पेपर 2 को मैं हमेशा से ही बहुत ही सीरियसली प्रिपेयर कर रहा था। लाइक जो मैंने एक चीज़ देखी थी पेपर 2 में, अगर आपको अबव एवरेज या डिसेंट स्कोर करना है, तो उसके जितने भी पार्ट्स हैं, दैट इज एसे, आर्गुमेंट, प्रेसी राइटिंग, इवन दो ग्रामर, आपको सभी पार्ट को ना अलग इंडिविजुअली देखना पड़ेगा। राइट। 6 के 6 कंपोनेंट्स अलग अलग 6 कंपोनेंट्स को आपको अलग देखना पड़ेगा, उनकी अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, उनके अलग से टेस्ट लिखने पड़ेंगे इंडिविजुअली, तब वो आप उसमें स्कोर बढ़ा सकते हैं। क्योंकि पेपर 2 का ये है कि इसमें स्कोर फैच करना ना बहुत मुश्किल होता है, एंड सबसे बड़ी तो इसमें, और एक लिमिट के बाद तो और मुश्किल है। जैसे 90 की रेंज में आप पहुंच गए, 90 से 100 और 100 प्लस जाना, और 100 में कितना प्लस जाना वो बहुत मुश्किल है सर। सबसे फंडामेंटल जो इशू आता है वो पेपर कंप्लीशन का आता है, टाइम मैनेजमेंट का आता है। बच्चे पेपर ही नहीं कंप्लीट कर पाते बहुतों के। आपका हो गया था कंप्लीट? सर, मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट था 99%, लेकिन मेरा रिपोर्ट राइटिंग में मैंने सोर्सेज नहीं लिखे थे एक लास्ट रिपोर्ट में, बिकॉज़ रिपोर्ट वाज द लास्ट थिंग आई हैव अटेम्प्टेड। एक माइनर सा पार्ट था। जी सर, वैसे मेरा पूरा कंप्लीट हो गया था। बट मेरे सेंटर के बाद जब पेपर छूटा था तो बच्चे बात कर रहे थे कि किसी का पूरा प्रेस ही छूट गया, किसी के 2 ऐसे छूट गए। तो मैं मुझे समझता हूँ कि जो पेपर कंप्लीशन है दैट इज द फंडामेंटल थिंग, आपको सबसे पहले उस पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आप फिर सेकेंडरी चीज़ों पर जाएं, जैसे कंटेंट हो गया, कंटेंट एनरिचमेंट हो गया, एसेस के लिए, आर्गुमेंट के लिए। एंड जो इसमें अगर मैं कहूँ तो ब्रह्मास्त्र है वो यही है कि सारे कंपोनेंट्स को अपना एक रेस्पेक्ट दीजिए, आप उनकी इंडिविजुअल प्रिपरेशन कीजिए। एंड क्योंकि बहुत से बच्चे, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे में अपना मोस्टली टाइम देंगे, लगाते रहेंगे, एकदम परफेक्ट कर लो, बट ये अप्रोच मैं समझता हूँ सही नहीं है। राइट। जैसे कि ग्रामर पोर्शन है, कॉम्प्रीहेंशन का पोर्शन, कॉम्प्रीहेंशन को लोग बहुत ग्रांटेड लेते हैं, बट वो ऐसा पोर्शन है जो कि आपको अच्छे मार्क्स फैच करा सकता है। तो पूरा जो इंग्लिश वाला पोर्शन है, जैसे प्रीसी राइटिंग, कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर, टोटल लगभग 65 मार्क्स का रहता है कि मतलब उसमें पूरे में इस स्कोर कर सकते हैं। 60 मार्क्स का रहता है। जी सर, 65। लास्ट का पार्ट जो ग्रामर होता है वो आई गेस 25, ग्रामर 25 का है आपका, प्रीसी 15 का, वो कॉम्प्रीहेंशन 20 मार्क्स का है। ये ऐसे पोर्शन है जो कि बहुत ही कम टाइम लेते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा स्कोर करवा सकते हैं आपको। एंड इनमें इम्प्रूवमेंट का बहुत ही स्कोप होता है इन कंपैरिजन टू इफ आप आर्गुमेंट की बात करें या फिर ऐसे की बात करें। सेकेंडली, जैसे मैंने बोला कि सबकी अलग अलग, जैसे एक होल टेस्ट सीरीज तो आपको लिखनी ही लिखनी है, बिना उसके तो आपका काम नहीं चलेगा। बच्चे कई बार डायरेक्ट चले जाते हैं कि सीधा एग्जाम में लिखेंगे। उसमें तो यही रहेगा कि आपका
किसी कीमत पे नहीं कंप्लीट होने वाला। अगर आप एक भी टेस्ट सीरीज नहीं लेके गए ना, आपका कंप्लीट नहीं होने वाला पेपर। या तो आप बहुत ही तेज लिखते हैं तो ही हो पाएगा। टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्प करी, जैसे कि मैंने यहीं AVKS अकेडमी की टेस्ट सीरीज लिखी थी पेपर 2 के लिए, इट हेल्प मी अ लॉट। क्योंकि इसका जो एवेल्युएशन मुझे मिला था, मैं गलती कर रहा था स्टार्टिंग में, आर्ग्यूमेंट्स में मैं पॉइंट्स कम लिख रहा था, मुझे एवेल्युएशन में मिला था कि पॉइंट्स ज़्यादा लिखें टू फैच मोर मार्क्स, एंड आई हैव डिड दैट सेम थिंग। एंड मैंने सब वो सेकंड पॉइंट जो मिला था कि अंडरलाइन करके आना मेन पॉइंट्स को, ये छोटी छोटी चीज़ों पे जो मैंने वर्क किया, इससे ही मेरा स्कोर अच्छा गया है। जैसे कई बार स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि एस्से में इंट्रोडक्शन, वर्ड इंट्रोडक्शन मेंशन कर दिया, कंक्लूजन में कंक्लूजन ही मेंशन कर दिया। इन छोटी छोटी गलतियों को अगर आप हटा दो तो ऑटोमेटिकली एक दो नंबर आपके बढ़ जाएंगे पूरी प्रोसेस में। अगेन जैसे मैंने कहा कि जो टेस्ट सीरीज है ना, ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें आप अवॉइड कर देते हैं, ये टेस्ट सीरीज से आप उनको सुधार सकते हैं और वो ब्रश अप कर सकते हैं। एंड लास्टली जो आप टेस्ट सीरीज लिखते हैं ना, वो तो चेरी ऑन टॉप है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। आपने टेस्ट सीरीज 2 टेस्ट भी अगर आपने लिख दिए ना फुल फ्लैश, तो यू आर रेडी टू गो देयर। मेंटरशिप के रोल को कैसे समझते हैं पूरी प्रोसेस में? सर चाहे इसमें एग्जाम की बात है या इंटरव्यू की बात है? सर मैं समझता हूँ मेरे को मेंटोरशिप हर स्टेजेस पे मिली है, चाहे वो पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, चाहे फिजिकल मेडिकल हो, चाहे इंटरव्यू हो। एंड AVKS ने मेरी ऑलमोस्ट 70% जगह तो AVKS ने मदद करी, एंड इट हेल्प मी अ लॉट इन एवरी स्टेज। और मेंटोरशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एक कोई भी ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे CPF हो, चाहे CDS हो, चाहे सिविल सर्विसेज हो। ये आपको एक पाथ प्रोवाइड करती है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, और सबसे इम्पोर्टेंटली ये बताती है आपको क्या नहीं करना है। क्योंकि ये ऐसी जर्नी है ये, क्योंकि इसमें एक ब्लाइंड डैश लगाना होता है। आप ऐसा है कि आप अंधेरे में चल रहे हैं और आप कहीं भी आप रास्ता भटक गए तो आपको बहुत आगे जाके पता चलेगा कि आप बहुत गलत रास्ते पर आ गए। जो मेंटोरशिप है या फिर कोचिंग है, ये वही उस जगह काम आती है आपके, कि वो आपको सही डायरेक्शन पर रखता है। आप थोड़ा बहुत भी इधर उधर जाते हैं तो वो आपको सही रास्ता, एक डायरेक्शन देने का काम करती है और समय भी बचाने का काम करती है, क्योंकि आपका समय आपका वैल्यूबल टाइम है। अगर आप गलत रास्ते पे चले गए तो आप गलत अप्रोच पे जा रहे हो, और वो बहुत बाद में आपको समझ में आएगी। मेंटोरशिप हेल्प्स अ लॉट। पेपर 1 के रिगार्डिंग आपको क्या लगता है, क्या मिस्टेक्स रही जो स्कोर बढ़ाया जा सकता था? अगर और बढ़ाते तो फिर टॉप 50 में आते। यस सर, पेपर 1 का एवरेज ही मैं इसको मालूम, हालांकि चाहे फर्स्ट रैंक हो चाहे लास्ट रैंक हो, असिस्टेंट कमांडेंट इज असिस्टेंट कमांडेंट, लेकिन फिर भी एक मन में रहता है कि चलो पेपर 1 में जब नंबर देखते हैं ना, मार्कशीट आ रहे पेपर 1 में तो स्कोर। क्योंकि मैं ये इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि आप पेपर 1 दे के आए होंगे, वो 2 घंटे का जो गैप है, उस समय क्या मेंटालिटी रही होगी आपकी? सर ऑब्जेक्टिव पेपर था, और जैसे कि मैंने बोला मैं सिविल्स की प्रिपरेशन करता था, तो मुझे ऑब्जेक्टिव का एक अनुभव था, एक्सपीरियंस था। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, आप टेंड टू डू मोर मिस्टेक्स देयर, क्योंकि आप कहीं कहीं उसको ग्रांटेड ले लेते हैं। एंड सेम मिस्टेक मैंने करी। एंड बेसिकली जहाँ मुझे बाद में समझ में आया मुझे क्या गलती करी थी, कि मैंने NCERTs को थोड़ा ग्रांटेड लिया। इसमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहती है NCERTs। पेपर 1 की अगर बात करें तो जो आपके बेसिक्स है ना, आप उसको ब्रश अप करते हैं। एडवांस तो खैर रहता है, ये एडवांस लेवल की चीज़। अच्छा, कुछ लोग मैं फिर से आपके माध्यम से ये क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग सिर्फ NCERT पे डिपेंडेंट रहते हैं कि NCERT से बाहर क्वेश्चन दिखा दो। तो मैं ऐसा समझता हूँ उनको PYQ की नॉलेज नहीं है, वो तभी ऐसा बोलते हैं। नहीं सर, जैसे कि मैं कहूँगा कि हर रिसोर्स का एक अपना रोल है। NCERTs ऑल टोटल चीज़ आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, आपको एडवांस लेवल पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो चेंजिंग पैटर्न्स हैं, चेंजिंग थीम्स हैं। आजकल दिक्कत पता है क्या हो रखी है? दिक्कत ये हो रखी है कि स्टूडेंट भागता है शॉर्टकट के पीछे। जी सर। कि उसने बस NCERT कर ली तो उसकी तैयारी हो गई, और किसी ने इस पे वीडियो बना दी कि NCERT इज इनफ। हालांकि NCERT से क्वेश्चन आते हैं तो वो स्क्रीन पे उन्हीं क्वेश्चंस को पॉपअप कर देते हैं कि देखो NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन आया। इसमें 1% भी डाउट नहीं है कि NCERT से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन NCERT के बेस पे ही पूरा सिलेक्शन ले जाओगे, ऐसा मुझे नहीं लगता हो पाएगा। आपकी क्या राय है? वो आपने एकदम सही कहा। प्रॉपर हम NCERTs पे रिलाई नहीं कर सकते, हमको एडवांस रिसोर्सेज भी चाहिए, हमको इसमें मेंटोरशिप भी चाहिए रहती है। जैसे कि मैं जो मेरी कमी रह गई थी पेपर 1 में, जैसे मैंने पेपर 2 में बोला, मैंने टेस्ट सीरीज का बहुत हेल्पफुल सहारा लिया था, लेकिन मैं पेपर 1 में वो चीज़ नहीं दे पाया था, क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज थी उस दौरान। अगर मुझे लगता है कि मैं टेस्ट सीरीज लिख लेता या थोड़ी उसमें मेंटरशिप और गेन कर लेता तो मैं बहुत अच्छा। और पेपर 1 को आप ऐसा लेके चलते थे कि हो ही जाएगा ये तो, मतलब एक काइंड ऑफ ऐसा बोल सकते हैं। जिसमें एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है आप उसमें ज़्यादा गलती करते हैं। राइट। और पीटी का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, पर्सनालिटी टेस्ट का? सर पर्सनालिटी टेस्ट का अपना एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। वो तो एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा मेरे लिए, क्योंकि जैसे ही मैंने अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू करी थी, मेरा राइट एंकल जो वो स्प्रेन हो गया था लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करते हुए। एंड मैं 15 to 20 डेज बेड रेस्ट पे था। मुझे तो ऐसा लग रहा था आई एम आउट ऑफ द रेस, बट वहाँ पे मैंने सोचा यार चलो करते हैं ना, क्यों अभी से हार मारनी। राइट। फिर मैंने और मैं ओवरवेट भी था, लाइक मैंने
1 महीने में 13 kgs मैंने अपना लूज़ किया था। ओह नाइस। एंड मैं लगा रहा, मतलब मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। जैसा मेरा एक्सपीरियंस से मैंने चीज़ ये सीखी है कि जो भी स्टेजेस हैं, चाहे वो रिटन है, चाहे वो फिजिकल है, चाहे फिर उसके बाद इंटरव्यू है, आप सबको एक साथ माइंड में लेके ना चलें। जस्ट टेक वन थिंग एट अ टाइम। एक चीज़ पार कीजिए, फिर दूसरी चीज़ पे लगी, दूसरी चीज़ पार कीजिए, फिर तीसरी चीज़ पे लगिए। एक चीज़ आप एक टाइम पे एक ही चीज़ चलनी चाहिए। सबको एक साथ लेके चलेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चीज़ों को कॉम्प्लेक्स ना करें, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखें। एंड बिलीव मी, ये चीज़ें सब टैकल हो जाती हैं। 2025 वाले कैंडिडेट्स को क्या मैसेज होगे? बहुत कम समय बचा है उनके लिए। सर आई एम श्योर कि वो तो रेडी होंगे, अभी तो 20 या 25 दिन। फिर भी कुछ ऐसा जो टिप एंड ट्रिक उनको काम आ सके? मैं टिप तो ये देना चाहूँगा, जैसे कि जो मेरा एक्सपीरियंस था, पेपर 1 में आप अपने फंडामेंटल्स को रिवाइज करते हैं। जो आपका जीएस का पार्ट है, जो आपके करंट अफेयर्स का पार्ट है, उसको आप पूरी तरह रिवाइज करते रहें। एंड आप टेस्ट लिखते रहें। एंड पेपर 2 में तो जिस तरह का अभी टाइम अभी है, उसमें तो टेस्ट सीरीज आपकी बहुत हेल्पफुल है। आपको मेजॉरिटी जो पार्ट टाइम है अपना पेपर 2 का, वो टेस्ट सीरीज में देना चाहिए, क्योंकि वो आपको टेस्ट सीरीज के साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप इवेलुएट किससे करा रहे हो। घर बैठे उसको खुद ही लिखते रहोगे तो क्या हेल्पफुल होगी वो तो फिर ऐसा है कि टेस्ट सीरीज लिखने का कोई फायदा नहीं होगा इफ उसकी इवेल्युएशन अच्छी जगह से नहीं हो रही है। तो इस जगह मेंटरशिप बहुत अच्छा हेल्प करती है। इफ आप किसी अच्छे इन्विजिलेटर से आप अपना कॉपी चेक करा रहे हैं, तो वो सही इंसाइट देगा, जिसको एक्सपीरियंस है, जिन्होंने इसमें काम किया हुआ है इस फील्ड में। 2026 वाले कैंडिडेट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे सर? जो उनके पास तो बहुत समय है, उनके लिए मैं दोनों ही तकलीफ में रहते हैं, जिनके पास समय कम है वो भी, जिसके पास समय ज़्यादा हो। क्योंकि दोनों ही ऐसी कंडीशन है जिनमें सबसे ज़्यादा आप डायरेक्शन लूज करते हैं। यस एंड फोकस आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ 2025 वाले कैंडिडेट तो पैनिक करना स्टार्ट कर दिए हैं। मेरे पास जिस तरीके से कॉल आते हैं, बहुत बार स्टूडेंट अननेसेसरी पैनिक करना स्टार्ट कर दिए हैं बहुत सारे। और 2026 वाले ओवर एक्साइटेड हैं, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्या मैसेज रहेगा उनके लिए? सर 2026 के लिए तो मैं यही कहूँगा कि अभी आप बी अ टर्टल, आपको रैबिट नहीं बनना है। अभी आप धीरे धीरे करते रहें, कंसिस्टेंट रहें अपनी अप्रोच में। डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ें, करंट अफेयर्स ब्रश अप करते रहें। अपनी बेसिक्स चीज़ों को अगर आपने शुरू कर दिए हैं तो वो तो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड है। इफ आप एनसीईआरटीज़ कर रहे हैं तो वो करें। एनसीईआरटीज़ बहुत अच्छे से करें। मैं कहता हूँ, बार बार मैं वही रिट्रेट करूँगा, एनसीईआरटीज़ अपनी बहुत अच्छे से करें। एडवांस आप कर रहे हैं, दैट इज 60 to 50, 40 to 50%. Start with the NCERTs and then finish with the advanced. Finish with the advanced, conclude with the advanced resources. But ऐसा नहीं करना कि एडवांस पढ़ रहे हैं तो एडवांस ही पढ़ रहे हैं, या बेसिक पढ़ रहे हैं तो बेसिक ही पढ़ रहे हैं। दोनों का मिक्सअप होना चाहिए, वही वर्कआउट करेगा। राइट। एंड अभी तो पेपर 1 पे ही थोड़ा अपना ध्यान लगाएं। पेपर 2 को थोड़ा थोड़ा ब्रशअप करते हैं, लाइक उसको समझें, उसका पैटर्न समझें, क्या उसकी डिमांड है, कैसे वो लिखा जाएगा, एंड दैट विल बी ऑल। चलो, आई होप स्टूडेंट विल लिसन यू और चीज़ें वर्कआउट करेंगे उस डायरेक्शन में। बहुत अच्छा लगा मयंक आपसे बात करके, और आई होप कि बच्चों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। मुझे तो इंटरेस्टिंग लगा काफ़ी चीज़ें। आई होप कैंडिडेट्स आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे रिगार्डिंग टू एनसीईआरटीज़ और हाउ टू प्रिपेयर फॉर द 2026 एग्ज़ाम। और जो लास्ट 20 डेज़ बचे हैं कैंडिडेट्स के, उनको मैं बोलना चाहूँगा कि डोंट पैनिक, स्मार्ट वे से एग्ज़ाम को टैकल कीजिए। चाहे पेपर 1 है, चाहे पेपर 2 है, खुद में बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखिए, चीज़ें हो जाएंगी। फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।